डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्राम, आप सुन रहे हैं मसीहा और मैं हूं असद। इससे कबल आप मसीहा की 176 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 177 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैंने फिर तांग चिन की जानिब चिल्लाते हुए बढ़ने की कोशिश चाही क्योंकि वह अब रूमी की जानिब बढ़ रहा था। इधर उसके मातहत ने दोबारा मुझे इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि अचानक तारिक कमर के बल पर न जाने किस ट्रिक से घूमा कि उसकी टांगें दो पंख की तरह घूमकर उसकी टांगों से टकरा गईं। नतीजे में वो फर्श से चंद इंच ऊपर उछलकर धड़ाम से नीचे गिरा। जैसे ही मैंने तांग चिन को चौंक कर पलटते देखा, इसके करीब ही पड़ी रूमी ने भी बड़ी फुर्ती के साथ वही हरकत की थी जो तारिक ने की थी। इसका शिकार तांग चिन था। वो चूंकि दूसरी जानिब मुड़ चुका था और उसकी पुश्त रूमी की तरफ हो चुकी थी, इसलिए रूमी ने अपने दोनों पैरों की ज़रब उसकी कमर पर कुछ इस तरह रसीद की कि वो उछल कर मेरी जानिब आ रहा और मेरे बिल्कुल करीब ही मुंह के बल आन गिरा। मैं जो पहले ही उस पर भरा बैठा था, मौका ताक कर बिजली की तरह तड़पा और दूसरे ही लम्हे मेरी दोनों टांगों में तांग चिन की गर्दन फंस चुकी थी। वो खुद को छुड़ाने के लिए इस कदर जोर से तड़पने लगा कि उसकी टांगें तक कांपने लगी। वो अपनी इन्हीं टांगों के जरिए फर्श पर दबाव डालकर उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैंने उसकी गर्दन फिर भी नहीं छोड़ी। इसका भी इसने मेरी हुमैरा के साथ बदतमीजी की थी। यही वजह थी कि मुझ पर मौत का सा जनून तारी हो गया था। मैं उसकी गर्दन अपनी टांगों के जोर पर दबाता ही चला गया, यहाँ तक कि उसकी टांगें कांपनी बंद हो गईं और नापाक तड़पता वजूद भी साकित हो गया। वो खत्म हो चुका था। उधर तारिक उसके मातहत कब यही हशर कर चुका था। हाल में अब हम आजाद थे, बावजूद इसके कि रसन बस्ता थे। इसकी जेब में चाबी होगी, जल्दी करो, तारिक हाँफते हुए बोला। मैं खिसड़ता हुआ पलटा, अपना चेहरा उसके लिबास पर घुमाने लगा। जल्द ही उसके बेल्ट से बंधा चाबियों का गुच्छा नजर आ गया। वो मैंने मुंह के जोर से निकाल लिया। शाबाश, मेरी तरफ आओ, तारिक जोश से बोला। साथ ही वो भी मेरी जानिब खिसकता रहा। किसी तरह उसने अपनी पुश्त का रुख मेरे चेहरे की जानिब किया और बंधे हुए हाथों से चाबी का गुच्छा ले लिया। ये मुश्किल मरहला था जो किसी न किसी तरह हम दोनों की कोशिशों से बखूबी तय पा गया। इसमें 20 मिनट तो लग ही गए थे और इस दौरान यही डर भी लगा रहा कि अगर कोई और पुलिसमैन अंदर आ जाता तो हालात बद से बदतरीन हो जाते, क्योंकि बहरहाल मैं एक पुलिस ऑफिसर को कत्ल करने का संगीन जुर्म कर बैठा था। मार दिया दोनों को। रूमी के हल्क से वहशत ज़दा सी आवाज बरामद हुई थी। तारिक और मुझे उसकी परवाह नहीं थी। हम दोनों के हाथ आज़ाद होते सबसे पहले तारिक और मैंने इन दोनों के पिस्तौलों पर कब्जा जमाया। इसके बाद मैं तेजी से हुमैरा की जानिब बढ़ा और उसे संभाला। वो खासी दहशत ज़दा हो रही थी। इसकी इज्जत बहरहाल तार तार होने से बच गई थी। जरा देर बाद हुमैरा और रूमी भी आज़ाद हो चुकी थी। यह अच्छा नहीं हुआ। रूमी इन दोनों पुलिस एहलकारों की लाशों की तरफ देखते हुए मुतवाहिश लहजे में बोली, क्या वो अच्छा होता जो थोड़ी देर पहले ये खबीस हुमैरा के साथ करने वाला था? मैंने इंतहाई नागवारी और तल्ख नजरों से रूमी को घूरते हुए कहा। मैं लहजे और आंखों से मुतरशिया गैस को रूमी सह नहीं पाई और सर झुका लिया। निकलने की करो, तारक ने मुदाखलत की। हमने हाल का जायजा लिया। फकत एक ही दरवाजा था, कोई खिड़की नहीं थी मासिवाय एक छोटे रोशनदान के। हम नाचार उसी दरवाजे की जाने पड़े। रूमी ने हुमैरा को संभाला दिया हुआ था। मैं और तारिक दबे पांव दरवाजे की जाने पड़े। इसे होले से खोलकर पहले छुरी बनाकर देखा। कॉरिडोर सुनसान महसूस हुआ। फिर मैंने आहिस्तगी से बाहर कदम रखा। रोशनी हो रही थी। वक्त भी रात या ढलती शाम का लगा। हम दोनों मोहतात रवि से आगे बढ़ने लगे। हुमैरा और रूमी को भी हमने अपने अक्ब में आने का इशारा कर दिया था। मैं और तारिक किसी भी वक्त कैसी भी खतरनाक सूरत हालात से निमटने के लिए खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर चुके थे। हम जानते थे कि यह बेंज की एक पुलिस स्टेशन की इमारत है, मगर देख लिए जाने की सूरत में हमारी मुठभेड़ यकीनी थी और हम पीछे हट नहीं सकते थे। यूँ किसी भी वक्त पुलिस और हमारे दरमियान खौफनाक तसादुम हो सकता था। अब हमने हुमैरा और रूमी को दरमियान में कर लिया था। तारिक आगे था और मैं सबसे पीछे। वजह यही थी कि ये दोनों निहत्ती थीं और हुमैरा की हालत खराब थी। वो बेचारी अभी तक मरदूद और वासिल जहन्नुम तांग चिन की दस्त दराजी के खौफ में मुब्तला थी। आखिर इस मलऊन से मैंने बड़ा भयानक इंतकाम ले लिया था। इस तरफ तारिक खोले से बोला। इसने बाएं जानिब इशारा किया था। इस जानिब उसे कोई बड़ी सी खिड़की नजर आई थी। एक मुख्तसर और बंद राहदारी थी जिसके आखिरी सिरे पर बंद शीशे वाली खिड़की थी। तारिक ने पहले इससे चिपक कर नीचे झांका और कुछ सोचकर उसने फौरन पिस्तौल के दस्ते से वो शीशा तोड़ डाला। खिड़की अच्छी खासी थी, आदमगुजार थी और कॉरिडोर से 4 फुट ऊंची थी। नीचे जायजा लेने के बाद हमने देखा था तारिक खासा मुतमईन नजर आया।
जिसका मतलब था कि इस मनहूस इमारत से नकासी का आसान और सहल रास्ता हमारे सामने था। तारिक ने सबको जल्दी जल्दी इस खिड़की से पार करवाया। नीचे हम एक बागीचे में कूदे थे जिधर मध्यम रोशनी और तारीकी का उनसर ज्यादा गालिब था। कूदने के साथ ही बदकिस्मती ने हमें आन लिया। कहीं करीब ही कहीं कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। हम सब के चेहरे फक हो गए। यकीनन ये पुलिसी कुत्ते थे। भागो उस तरफ, तारिक बाईं जानिब इशारा करते हुए चीखा, फिर दौड़ लगा दी। हम उसके अकब में थे। कुत्ते अकब में भौंकते रहे। जल्दी हम पर यह खुशकुन इंकशाफ भी हो गया कि वो बंधे हुए थे, लेकिन बहरहाल इन मनहूसों ने हमारे लिए खतरे की घंटी बजा दी और इसके जरा ही देर बाद वाकयातन घंटी बज गई। पुलिस विसल ने हमारे कान खड़े कर दिए। अगरचे पुलिस को अभी सारी सूरत हालात समझने में थोड़ी देर लगना थी, लेकिन कुत्तों ने ऐन वक्त पर मामला खराब कर दिया था। अब वो पहला काम यही करते कि कुत्ते हमारे पीछे छोड़ सकते थे, जो हमारे अंदाजे के मुताबिक कहीं बंधे हुए थे और खुद भी हमारे ताक़ुब में आने वाले थे। हम एक लोहे का जंगला फलांगे ही थे कि हम पर लाइट्स पड़ने लगी। नीचे गिर जाओ, तारिक होले से चिल्लाया। हमने ऐसा ही किया। आगे भी बढ़ते रहो, वो फिर बोला। हम अब सीने और कोहनियों के बल जिस कदर तेजी से आगे बढ़ सकते थे बढ़ने लगे। मेरे शाने के जख्म की वजह से जो अब काफी हद तक मुंतमिल हो चुका था, लेकिन इस तरह बढ़ने से दिक्कत पेश आ रही थी। लेकिन ऐसे नाजुक और संगीन वक्त में भला कौन इस तरफ ध्यान देता। यही वह वक्त था जब हम पर फायर खोला गया। फायरिंग के आहंग से अंदाजा हुआ चंद ही पुलिस वालों ने अपनी पिस्तौलों से हम पर फायर दागे थे। जवाबी फायर की गलती मत करना सैफ, तारिक ने मुझे फौरन मुतनब्बे कर दिया। आगे बढ़ते रहो। पिस्तौल मेरे हाथ ही में दबा हुआ था। हम आगे बढ़ते रहे। फिर एक मकाम पर तारिक उठ खड़ा हुआ। दौड़ो आप। हमने उठकर दौड़ना शुरू कर दिया। अकब से ठाएं ठाएं जारी थी। हम एक सुनसान गली में दाखिल हो गए। तभी हमारी टिटकी हुई समातों में कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगी। ये खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई थी। इंसानों को हम जुल दे सकते थे मगर कुत्तों को नहीं, क्योंकि ये सदाए हुए और बूगीर कुत्ते थे। भागते रहो। तारिक की जिस्मानी और जुबानी रहनुमाई जारी थी। एक गली छोड़कर हम पुख्ता सड़क पर आ गए। यहाँ कुछ ट्रैफिक थी। बेंज के बारे में जैसा कि मज़कूरा हो चुका है कि एक छोटा सा खूबसूरत शहर है, इसकी आबादी ज्यादा नहीं थी। सड़क पार करते ही हम दूसरी जानिब पहुंचे तो यहाँ हमें बैक वक्त छोटी बड़ी रहायशी और कमर्शियल इमारतें नजर आईं। इनके दरमियान गलियारे भी बने हुए थे। हम इनमें से एक में घुस गए। कुत्तों के भौंकने की आवाजें इस वक्त हमें बड़ी मनहूस लग रही थी, क्योंकि वो अपनी जंजीर पकड़े पुलिस वालों की रहनुमाई कर रहे थे। अगरचे उन्हें हमारी कोई बू नहीं सुंघाई गई थी, लेकिन वो हमारी बागीचे में यकीनन पहले ही मुश्तबा बू सूंघ कर भौंकना शुरू हो गए थे। इसलिए पुलिस इनकी तरफ मुतवज्जा हुई और फिर इनके साथ ही हमारा ताक़ुब शुरू हो गया था। मेरा ख्याल है किसी इमारत में पनाह लेनी चाहिए, मैंने हाँफते हुए कहा। हरगिज नहीं, तारिक ने फौरन ही मेरे ख्याल की नफी करते हुए कहा। पुलिस को हम धोखा दे सकते हैं लेकिन कुत्तों को नहीं। मैं उसकी बात का मतलब समझ गया था। मेरी इस वक्त वाकई अकल खब्त हो रही थी। असल बात यह थी कि हुमैरा से तोड़ा नहीं जा रहा था। इसकी हालत देखकर ही मुझे लगता था जैसे वो अब गिरी के तब गिरी। तब हमें उनका मुकाबला करके कुत्तों को हलाक करना पड़ेगा। मैंने फिर मशवरा दिया, जिसे तारिक ने दोबारा रद्द कर दिया। वो बस मुसलसल दौड़ने पर तवज्जो मरकूज रखे हुए था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरह हम आखिर कब तक और कहाँ तक दौड़ते रहेंगे। अचानक मुझे तारिक के इस तरह मुसलसल दौड़ते रहने का मकसद समझ आ गया और मुझे उसकी जहानत का मुतरिफ होना पड़ा। ऐसा नहीं था कि उसके जहन में कोई मकसद ना हो। उसने एक फैमिली टाइप वैन ताड़ ली थी और फिर मैं भी उसकी मदद को आगे बढ़ा। चश्मे ज़दन में हमने उसके शीशे तोड़ डाले और दरवाज़ा खोलकर अग्निशन स्विच की तारों से छेड़छाड़ शुरू कर दी। गाड़ी का खुद कार अलार्म चीखने लगा था। हमें उसकी परवाह कब थी। रहायशी इमारत से चीखने की आवाज़ आई। एक उम्र रसीदा शख्स अपने घर का दरवाज़ा खोलकर हमारी जानिब दौड़ा आ रहा था। उसके हमरा एक नौजवान भी था। इन्हें देखते ही मैंने 2-1 हवाई फायर कर डाले। बूढ़े ने जल्दी से नौजवान को पकड़कर रोक लिया और खुद भी वहीं ठहर गया। वो समझ गया था कि गाड़ी जाए पर जान न जाए। यही हम भी चाहते थे। अगले चंद सेकंडों में हम इस वैन में सवार होकर रवाना हो चुके थे। तारिक ही ने ड्राइविंग सीट संभाली थी। वो गाड़ी को तूफानी रफ्तार से दौड़ाए चला जा रहा था। शुक्र है खुदा का, बिख्तियार रूमी के मुंह से निकला। इसे शायद इस खतरनाक सूरत हालात पर ज्यादा तशवीश थी। कहाँ चलना है अब? कोई मशवरा है ज़हन में किसी के? तारिक ने तेजी से एक मोड़ काटते हुए पूछा। रूमी ने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, बोर्ड चौक ले चलो, कशलंगा जाने वाली सड़क पर। क्या वांगदोला के पास पना लेने का इरादा है? उसने पूछा। नहीं, सराय जाएंगे, कहते हुए मैंने उसे मुख्तसरन वहां की सूरत हाल से आगाह कर दिया।
तब तुम अगली सीट पर आ जाओ जल्दी, उसने कहा। मैं आगे आ गया और उसे रास्ता बताने लगा। बोर्ड चौक हम पहुंच चुके थे और फिर वहां से कचलंगा जाने वाली रोड पर आ गए। हर तरफ सन्नाटा और तारीकी थी। विंडो स्क्रीन के पार ऊपर तारों भरे आसमान तले दूर दो शाखा वादी की बर्फपोश चोटियों के सैर अंगेज हेवले दिखाई दे रहे थे। लेकिन कचलंगा हमारी मंजिल नहीं थी, बल्कि कचलंगा और बेंज के मुजाफाती पट्टी पर मौजूद उस सुराय तक हमें जाना था। पुलिस और उनके कुत्तों को हम बहरहाल तेज रफ्तारी के सबब चुल देने में कामयाब हो चुके थे। अगरचे सराय में रुकना हमारे लिए मुनासिब नहीं था, लेकिन वहां जाना भी सर दस्त जरूरी था। हमारा अहम यरगमाली वहां मौजूद था। जब हमारी मंजिल जरा करीब आने लगी तो एहतियात के पेश नजर हमने वैन को किसी गहरे बर्फीले खड्ड में लुढ़का दिया। खुद उतर आए थे और यहाँ से हमने खच्चर गाड़ी करवा ली थी। बाद में इसे भी हमने सराय से कुछ पहले ही उतर कर किराया देकर फारिग कर दिया। जब खच्चर गाड़ी वापसी के लिए मुड़ी, फिर नजरों से ओझल हुई तो हमने पैदल सफर शुरू किया। सर्दी जोरों की पड़ रही थी, मगर बर्फबारी या बर्फानी तूफान के आसार नहीं थे। हम तेज तेज कदमों से चलते हुए बिल आखिर सराय तक पहुंच गए। वहां वही अधेड़ उम्र तिब्ती शख्स मौजूद था जिसने बकौल गोंपू के ठेके पर यह सराय ले रखी थी। अपने कमरे का रुख करने के बजाय मैंने उससे सबसे पहले गोंपू के बारे में पूछा। इस तिब्ती बूढ़े को टूटी फूटी अंग्रेजी आती थी और बाकी कुछ इशारों से काम चला लेता था। मैंने भी यही किया तो मालूम हुआ कि गोंपू कल से गायब है। मुझे हैरत अमेज परेशानी ने घेर लिया। मैंने उसे अपने कमरे का पूछा। जैसे कि मज़कूरा हो चुका, यह बूढ़ा गोंपू का कोई रिश्तेदार था। निज यहाँ सराय में हाल होते थे, वहीं मुसाफिरों के बिस्तर लगाए जाते, लेकिन चंद एक कमरे भी थे जो खास लोगों के लिए ही मुख्तस रखे गए थे, जो उनका भारी किराया अदा करने की इस्तात रखते थे। गोंपू की मेहरबानी से हमें भी एक कमरा मिला हुआ था और वहीं हमने गोंपू की कड़ी निगरानी में फोस्टर को नजरबंद रखा हुआ था। बूढ़े से इजाजत लेकर हमने सीधा अपने कमरे का रुख किया। यह कमरा सराय के आखिरी सिरे पर वाक़ था। धड़कते दिल के साथ जब मैं वहां पहुंचा तो शश्तर रह गया। कमरे के दरवाजे पर बड़ा सा ताला पड़ा हुआ था। मैंने परेशानी और पुरसोच अंदाज में अपने होंठ भींच लिए। मैं ही नहीं, रूमी भी गोंपू के यूं अचानक गायब पर खासी परेशान और फिक्रमंद थी। हो सकता है वो अपने घर चला गया हो, तारिक ने ख्याल जाहिर किया। वो फोस्टर को छोड़कर कैसे जा सकता है, मैंने गोमगो से लहजे में कहा। फोस्टर को भी तो अपने साथ ले जा सकता है, तारिक ने कहा। फोस्टर एक जरगमाली था और हमारा कैदी भी। उसे गोंपू किस बहाने और हीले से सराय से निकाल कर ले जा सकता है भला? रूमी ने जैसे मेरे ख्याल की तर्जुमानी करते हुए कहा। हाँ, गोंपू थोड़ी देर के लिए तो तनहा इधर उधर हो सकता है, मगर गुज़िश्ता 24 घंटों से वो कहाँ और क्यों गायब है? मैंने अपना पहला वाला बयान जारी रखते हुए कहा। कमरा तो खुलवा कर देख लेते, क्या खबर फोस्टर इधर ही हो? खुमैरा, जिसकी हालत अब काफ़ी हद तक संभल गई थी, बोली। बूढ़े तिब्ती से हमने पूछ लिया है, कमरा खाली है। चाबी तो हमारे पास से गुम है, अंदर हमारा सामान रखा है, लैपटॉप वगैरह। बूढ़े से हमें चाबी लाकर इसे खोलकर देख लेना चाहिए, रूमी बोली। मैंने वहीं उन्हें खड़े रहने का कहा और खुद बूढ़े के पास जा पहुंचा, मगर वो अपनी बोसीदा मेज कुर्सी वाली जगह से गायब था। मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाई। अमले का एक मुलाजिम आता दिखाई दिया। यहाँ के अमले को भी बूढ़े मालिक की तरह बस टूटी फूटी अंग्रेजी आती थी, बाकी इशारों में बात करते थे। मैंने जब उससे बूढ़े के बारे में पूछा तो उसने एक तरफ इशारा किया। मैं समझा शायद वहाँ कोई बाथरूम वगैरह होगा, इसलिए मैं उस तरफ चला गया। एक तंगो तारीख सी राहदारी थी, कहीं कोने में हल्की रोशनी की किरण सी फूटी पड़ रही थी। मैं इस तरफ दबे पांव बढ़ा तो मुझे किसी के बातें करने की आवाज़ सुनाई थी। यूं लगा जैसे कोई इंतहाई राजदाराना लहजे में बात कर रहा हो। बहर कैफ में आगे बढ़ा तो एक पट वाले दरवाजे की निचली दर से रोशनी आती दिखाई दी। मैं इस तरफ बढ़ा और अपना एक कान दरवाजे से लगा दिया। खांसने की आवाज़ उभरी और फिर कोई टूटी फूटी अंग्रेजी में बताने लगा। वो यहाँ आ चुके हैं जनाब, 4 हैं। जी, मुझे पूरा यकीन है ये वही लोग हैं जिन्होंने इस यूरोपियन जख्मी बूढ़े को यहाँ एक कमरे में कैद रखा था। मैं ये गुफ्तगू ही नहीं बल्कि आवाज़ भी पहचान कर एकदम सख्ते में आ गया। ये उसी बूढ़े की आवाज़ थी जिसे गोंपू अपना दूर का कोई रिश्तेदार मामा चाचा बताता था। बज़ाहिर बेज़रर नजर आने वाला ये तिब्ती बुढ़ा दुश्मनों का एक खतरनाक जासूस साबित हुआ था। यकायक जैसे मेरे तन बदन में आग से लगी। गोंपू की यरगमाली फोस्टर समेत पूरी सार गुमशुदगी में मुझे इसी सराय के बूढ़े मालिक का हाथ लगा। बिल्कुल जनाब, मैंने उन दोनों को कैद कर रखा है, बस आप लोग जल्दी आ जाएं और हाँ, मुझे मेरे इनाम की आखिरी किस्त भी मिल जानी चाहिए। अच्छा, मेहरबानी, मैं मुंतजिर हूँ, इन पर नज़र भी रखे हुए हूँ, बुढ़ा आगे बता रहा था। अब मेरे लिए कोई गुंजाइश नहीं रही थी। जैसे ही दरवाजे की कुंडी गिरने की आवाज़ उभरी, मैंने होंठ भींचे हुए जोरदार ठोकर से दरवाज़ा अंदर की जानिब धकेला। दूसरी जानिब से बुढ़े की कराहती आवाज़ उभरी और वो पीछे जा गिरा। बुढ़ा इस तंग से कमरे के फर्श पर जा गिरा।
मैं किसी बाज की तरह उस पर झपटा। इसकी आंखें हैरत और खौफ से फटी पड़ गईं। मैंने उस मोटे तिब्ती बुड्ढे को गर्दन से दबोच कर फर्श से उठाकर एक जानी पड़े बोसीदा से पलंग पर उसे पटक दिया। इसी पलंग के पास लकड़ी की मेज और कुर्सी रखी थी। इस पर कुछ पुराने रजिस्टर्स और कलम वगैरह रखे थे। एक टेलीफोन सेट भी रखा था। तुम ये क्या कर रहे हो? मकार और लालची बुड्ढे तिब्ती के हल्क से बेरब्त अल्फाज बरामद होने लगे। तो मैं नफरत और हकार से दांत भींचते हुए दोबारा उसे गर्दन से दबोचकर उस पर सवार हो गया। मेरे वजन से जैसे उसकी जान निकलने लगी, वो जानकुनी के आलम में तड़पने लगा और फिर उसके हल्क से उखड़ी उखड़ी सांसें बरामद होने लगी। मैंने दानिस्ता उसे कुछ लहजे के लिए इसी हालत में रहने दिया और फिर जब उसकी गर्दन और चेहरे की रगें फूलने लगी और मौत उसे करीब नजर आने लगी तो मैंने दबाव हटा दिया। वो बुरी तरह खांसने लगा, जैसे उसे दौरा पड़ गया हो। मैं परेशान सा हुआ। कम वक्त को अब खांसने का वक्फा देना पड़ रहा था। मैंने 2-3 थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद किए और गुर्राते हुए कहा, तुमने जिन लोगों के हाथों इनाम और पैसों के लालच में अपना ज़मीर बेचा है, हम उन लोगों से भी ज्यादा खतरनाक और खूनी हैं। बताओ, तुम अभी किससे बात कर रहे थे और गोंपू को तुमने कहाँ कैद कर रखा है? उसकी खांसी रुकी। वो गहरे गहरे सांस लेने लगा, फिर अटक अटक कर बोला, तो तुम क्या कह रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं। अभी उसने इतना ही कहा था कि उसके मकारी और हठधर्मी ने मुझे एक बार फिर हत्थे से उखाड़ दिया। अब तेरी गर्दन नहीं छोड़ूंगा। तेरी लाश को बाहर कहीं बर्फीले खड्ड में फेंकाऊंगा, जैसा कि हमने अपने दूसरे दुश्मनों के साथ किया था। मैं खूनखार लहजे में बोला और उस पर नफ्सियाती वार किया, क्योंकि वो मुतवक्का तौर पर हमारे जिन दुश्मनों से दरूने खाना साजबाज किए बैठा था, यकीनन उन्होंने उसे हमारी खतरनाकी के बारे में भी जरूर बता दिया होगा और हर तरह मोहतात रहने की भी तलकीन की होगी। मैंने फिर उसकी गर्दन दबोच डाली। वो माही बेआब की तरह तड़पने लगा और फिर अगला लम्हा मेरे लिए हैरतनाक साबित हुआ। उस बदबख्त बुड्ढे के बदन में जाने कहां से इतनी फुर्ती आ गई कि उसने उसी तरह तड़पने के दौरान ही न जाने कौन सा ऐसा दाव खेला कि मैं उस पर से हटकर पलंग के सिरे पर जा गिरा। वो मौका गनीमत जानकर तेजी से दरवाजे की जानिब भागा, लेकिन मैं भी बैठा नहीं रहा और उससे ज्यादा फुर्ती से उठकर उसकी जानिब लपका। वो भी दरवाजे के करीब ही पहुंच पाया था कि मैंने अकब से एक बार फिर किसी चीते की तरह उसे दबोच लिया। इस सख्त जान बुड्ढे में याक के दूध की दही खा खा कर बड़ी शैतानी सी ताकत भरी हुई थी। उसने जो दाव खेला था वो अचानक सही मगर बड़ा सुचल था। दरवाजे के करीब पहुंचते ही मैंने किसी शिकारी चीते की तरह उसे दबोच तो लिया था, लेकिन उसने तेजी से अपने दाएं बाजू की कोहनी मेरे पहलू में चबो डाली। जरब जोरदार थी और मैं कड़ा कर रह गया, लेकिन न जाने इस वक्त मेरे अंदर भी कैसी जुनूनाना कुव्वत भराई थी कि मैं उस दर्द को सह गया और उसे गर्दन से ही पकड़कर जोर से घुमाकर पलंग की जानिब धकेला। वो लहराता लड़खड़ाता हुआ लोहे के जंग कालूदा पलंग से बुरी तरह टकराया और एक कराह अमेज चीख के साथ फर्श पर ढेर हो गया। शायद उसका सर या पेशानी पलंग के किसी फुलादी राड से टकराई थी और वे शुद्ध हो गया था। मुझे डर हुआ कहीं ये कम वक्त मर ही ना गया हो। जाहिर है मर जाता तो फिर कौन हमें गोपू और फॉस्टर के बारे में बताता। मैं भी शायद कुछ ज्यादा ही जोशे गैज में आ गया था। अकड़ों बैठकर उसका जायजा लिया तो उसकी सांसें चल रही थी और फिलहाल उसकी मौत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। मैंने बेख्तियार तमानियत भरी हुमकारी खारिज की थी। इसके बेसुध वजूद को उठाकर मैंने पलंग पर डाल दिया और सोचने लगा अब मुझे क्या करना चाहिए। इधर उधर देखने पर मुझे एक आतिशदां के कार्नस पर पानी का बर्तन सा दिखाई दिया। इसमें पानी था। वो मैंने उसके चेहरे और पेशानी के जख्म पर सारा फेंक दिया। पानी पड़ते ही वो कसमसा कर जागने पर मजबूर हो गया।